Hello, dear friends. How are you? I am fine, and today we are going to discuss this chapter. Let's start. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अजहर आज एक नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं पेडागोजी यानी CDP से एक नए टॉपिक के बारे में। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, वो टॉपिक है हमारा लॉरेंस कॉलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास का सिद्धांत के बारे में। या तो वो CTET हो, JTET हो या DSSS कैवियर से कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन क्यों ना हो, वहाँ से इससे क्वेश्चंस रहना ही है। और आने वाले गत महीनों में आपका CTET का एग्जामिनेशन होना है दिसंबर से लेकर जनवरी तक, और उसमें से कॉलबर्ग से क्वेश्चंस रहना ही रहना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दोस्तों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं ऑल लेटेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ और ऑल ट्रिक्स आपको देता हूँ, ताकि आप कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं लॉरेंस कॉलबर्ग के मॉरल डेवलपमेंट के बारे में। यानी मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास। दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें से प्याजे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो कि प्याजे से पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो प्याजे से रिलेटेड मैंने वीडियो आपके अपने प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, वहां पर जाके अपने प्लेलिस्ट में जाएं और कॉलबर्ग के साथ साथ आप प्याजे को भी देखें, है ना, और वाइगोस्की को भी देखें। वहां से सभी ये थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, नैतिक विकास एक्चुअल में होता क्या है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि नैतिक विकास का मतलब सिंपल समझिए, अच्छे बुरे की समझ, रॉन्ग राइट की समझ जो होती है उसे कहते हैं नैतिक विकास। तो जो लॉरेंस कॉलबर्ग थे वो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताए। कहीं ना कहीं ये प्याजे से जो थ्योरी था उन्हीं को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और एक्सप्लेन किया है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा वीडियो के शुरू में कि आप लॉरेंस कॉलबर्ग से देखने से पहले आप प्याजे को जरूर मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखें। उसी के थ्योरी को लॉरेंस कॉलबर्ग ने क्या किया है, मॉडिफाई करके बताया है, और प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया है। उसी के थ्योरी को इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताया। इन्होंने क्या कहा है हम लोग इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉरेंस कॉलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में क्या कहा। सबसे पहले बताते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं किन्होंने दिया, तो सिर्फ कॉलबर्ग ने नहीं दिया, प्याजे ने भी मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी दिया है ना। और प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिया, उसी को मॉडिफाई करके किसने, कॉलबर्ग ने बताया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग यहाँ बात करते हैं कि इन्होंने क्या दिया। देखिए, मॉरल डेवलपमेंट जो है, मॉरल जो वर्ड है, सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं कि मॉरल एक लैटिन वर्ड मोरस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है तौर तरीका। ठीक है दोस्तों, मॉरल जो वर्ड है वो लैटिन शब्द से आया हुआ है मोरास से, जिसका मतलब होता है तौर तरीका। ठीक है, अब जानते हैं थोड़ा सा लॉरेंस कॉलबर्ग के बारे में। ये कौन थे। सबसे पहले ये ना अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और आपको बता दें कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, शिकागो यूनिवर्सिटी हो, वहां पर ये प्रोफेसर रह चुके हैं, है ना, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के। ठीक है, और इन्होंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बताया। ठीक है, एज अ प्रोफेसर इन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यानी शिकागो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर रह चुके हैं और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी रह चुके हैं। ठीक है, और आपको इसके बारे में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं कि कॉलबर्ग एक ऐसे व्यक्ति थे ना, जिन्होंने एडमिशन लेने के लिए, जो अपना बैचलर डिग्री के लिए टेस्ट दिया था ना, सबसे ज्यादा मार्क्स लाया था, बहुत कम पढ़े थे, है ना। चलिए बात करते हैं किससे प्रभावित थे, तो ये प्याजे से प्रभावित थे। ठीक है, मैंने अभी शुरू में कहा था कि प्याजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही इन्होंने मॉडिफाई किया है, तो कहीं ना कहीं ये प्याजे से प्रभावित थे। अब हम लोग जानते हैं कि प्याजे से प्रभावित थे, तो प्याजे ने कौन सा थ्योरी दिया, कॉग्निटिव थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और इन्होंने क्या दिया, मोरालिटी यानी डेवलपमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया। इन्होंने थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो मॉरल और कॉग्निटिव, इन दोनों वर्ड में क्या संबंध है, क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मोरालिटी का मतलब होता है सही गलत की समझ। क्या होता है दोस्तों, सही गलत की समझ। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर आपको सही गलत है तो आप सोचते हैं,
नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है, ये तो बहुत बुरे काम है। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले मोरालिटी है, इसका मतलब होता है सही गलत की समझ। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं, यानी सोचते हैं। और सोचना, मैंने कहा था कि सोचने को कॉग्निटिविटी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक का संबंध मोरालिटी से है, ठीक है। तो मोरालिटी एंड कॉग्निटिव अफेक्ट ईच अदर। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि क्या मोरालिटी कॉग्निटिविटी को इफेक्ट करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, एब्सोल्युटली राइट, है ना, ये आपका 100% इफेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दोस्तों अब हम लोग बताते हैं कि कोलबर्ग ने क्या दिया, ठीक है। तो कोलबर्ग ने नैतिकता पर शोध करने के लिए शिकागो शहर के, है ना, इन्होंने क्या किया था कि शिकागो यूनिवर्सिटी जो था, जहाँ की प्रोफेसर थे, तो उस यूनिवर्सिटी के शहर में ही, यानी शिकागो के शहर के 72 बच्चों को लिया, सिर्फ लड़कों को, है ना। और इसीलिए कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ लड़कों को लिया था, तो इसकी थ्योरी को, है ना, लोग आंदोलन करने लगे कि नहीं, इनमें रूढ़ी जातिवादता है, सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कों के लड़कियों को नहीं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। इन्होंने क्या किया कि शिकागो शहर के 72 बच्चों को, यानी 72 लड़कों को सेलेक्ट किया और उन सभी को एक स्टोरी सुनाया, और वो स्टोरी रिलेटेड था नैतिकता से। और वो स्टोरी क्या था दोस्तों, हम अभी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, शिकागो शहर के कितने बच्चों को उठाया, 72 लड़कों को, और उन सभी को सेलेक्ट करके सबको नैतिकता से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाया, कहानी सुनाया, है ना। और वो स्टोरी क्या था, अभी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इस कहानी सुनाने के बाद कोलबर्ग ने क्या किया कि उन लोगों से प्रश्न किया, क्या ऐसा क्यों हुआ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे दुविधा में आ गए कि नहीं, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, है ना, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे दुविधा में आ गए, है ना। अब फिर बच्चे क्या करने लगे, तर्क करने लगे, ठीक है। तर्क किया बच्चों ने। फिर बच्चे तर्क करते हैं, तर्क यानी उन्होंने लॉजिकल, यानी अपने लॉजिकल पावर का यूज किया और उस दुविधा से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जब बच्चों को जब स्टोरी सुनाया गया, बच्चे स्टोरी सुने, और वो स्टोरी था मोरालिटी से रिलेटेड था, अच्छे बुरे की समझ से रिलेटेड था। तो बच्चों से फिर कहानी सुनाने के बाद उन लोगों से प्रश्न किया गया, ऐसा होना चाहिए या नहीं। तो बच्चे दुविधा में आ गए, टेंशन में आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया, तर्क किया, और तर्क करने के बाद उस दुविधा से, उस सिचुएशन से बाहर आ गए, ठीक है। तो फाइनली बच्चों ने आंसर दिया। तो जो बच्चा आंसर दिया उसको कहते हैं रिस्पॉन्स, उसको क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कहा जाता है, ठीक है। तो फाइनली बच्चों ने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। इस प्रयोग का आधार क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम पूछा गया है कि इस प्रयोग का, यानी जो कोलबर्ग ने जो बच्चों को कहानी सुनाया, ये जो प्रयोग था, उसका एक्सपेरिमेंट था, वो उसका बेस क्या था, आधार क्या था उसका। तो उसका आधार था कि बच्चों को देखना कि रिस्पॉन्स कैसा है, तो रिस्पॉन्स ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। अब हम सुनाते हैं कि वो कहानी क्या था। तो कोलबर्ग ने जो बच्चों को कहानी सुनाया था ना, वो यूरोप शहर के एक आदमी के रिलेटेड था, जिसका नाम हिंज था, जिसका नाम क्या था, हिंज। और ये कहाँ के थे, यूरोप के थे, ठीक है। उनसे रिलेटेड कहानी सुनाया। और आपको बता दें कि हिंज की बीवी जो थी काफ़ी बीमार थी, वो कैंसर की दवाई की ज़रूरत था। तो वो जब मेडिकल जाते हैं, तो वो अपनी बीवी के कैंसर का दवाई लेने के लिए मेडिकल जब जाते हैं ना, तो $200 का जो दवा होता है ना, उसका दाम मेडिकल वालों ने $2000 कर दिया, ठीक है। तो वो इतना गरीब था, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो $2000 दे पाता। तो उन्होंने क्या किया कि चोरी कर लिया, है ना। जो केमिस्ट शॉप था, वहाँ से उन्होंने $200 का दवा जो $2000 कर दिया गया था, उसको उन्होंने चोरी कर लिया, ठीक है। अब जब चोरी किया और उन्होंने क्या पैसा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने वहाँ पर $200 रख दिया। क्यों, क्योंकि वो उन्होंने एक्चुअल रेट रख दिया, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने बढ़ा दिया था, है ना। तो यहाँ पर वो सबसे हेल्प मांगने पर भी $1000 तक ही जमा कर पाया था, लेकिन उसको चाहिए कितना था, $2000, लेकिन उन्होंने क्या किया, आखिरकार चोरी कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल ये था कि लॉरेंस कोवल ने बच्चों से 72 बच्चों से पूछा कि बताओ, ऐसा उसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए उसके पति को। तो बच्चे दुविधा में इसीलिए आ गए थे, ठीक है, बच्चे दुविधा में आ गए थे। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये कहानी था। और इसी आधार पर कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस, 3 लेवल बताए हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले लॉरेंस कोलबर्ग ने कितने लेवल बताए, 3, मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल बताए। सबसे पहले को कहते हैं पूर्व परंपरागत, यानी
प्री कन्वेंशनल लेवल, इसका मतलब होता है कि बच्चे परंपराओं से परे होते हैं, यानी बच्चे परंपरा नहीं जानते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत, ठीक है। इसको अर्ली चाइल्डहुड के अंतर्गत लाया जाता है, और ये अर्ली चाइल्डहुड कितने से कितने तक लिया जाता है, 4 से 10, लेकिन एक्चुअली हम लोग जब शुरू बार पढ़े थे तो अर्ली चाइल्डहुड 6 से 12 लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कॉलबर्ग के अनुसार अर्ली चाइल्डहुड कितने में है, 4 से लेकर 10 साल में। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया है कि प्री कन्वेंशनल ईयर का ड्यूरेशन कितना होता है, तो 4 से 10 साल तक, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वेंशनल, परंपरागत, ठीक है। इसको लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। वो हम लोग का 6 से 12 था ना, तो उसको 2 से 12 था, तो 2 से 6 तक हम लोग अर्ली चाइल्डहुड लेते थे वहाँ पर, और लेटर चाइल्डहुड को 6 से 12 लेते थे, लेकिन यहाँ 10 से 13 लिया गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है ना कि 2 स्टेजेस, पहला तो हो गया प्री कन्वेंशनल, दूसरा हो गया हमारा कन्वेंशनल, ये 10 से 13 साल का होता है, ठीक है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको कहते हैं उत्तर परंपरागत, ये एडोलेसेंस यानी किशोरावस्थाओं से रिलेटेड है, और ये 13 से 16 तक का होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल हम लोग जो जानते हैं वो होता है 15 से 18, लेकिन कॉलबर्ग के अनुसार 13 से 16। ओके दोस्तों, तो याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है कि इसके ड्यूरेशन याद रखेंगे आप। क्या ये ड्यूरेशन याद रखना है? सबसे पहले क्या करोगे कि अरे इसके 3 लेवल कौन कौन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो बस एक वर्ड याद रखो, कन्वेंशनल, इससे पहले एक प्री लगा दो और इससे पहले एक पोस्ट लगा दो, हो गया। और एक तो कन्वेंशनल होगा ही, तो एक हो गया प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो 4 साल से 4 से 10, फिर जहाँ से खत्म हो वहाँ से स्टार्ट, 10 से 13, 13 से 16, है ना। 4 से 10, 10 से 13, 13 से 16, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके कि ये क्या होता है एक्चुअल में। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ये प्री कन्वेंशनल का मतलब मैंने भी बताया कि परंपराओं से पहले का स्तर। बच्चे परंपराएं नहीं जानते हैं, है ना, समाज के नियम कानून को उनको पता नहीं रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, प्री कन्वेंशनल। तो एग्जाम में इतने से थोड़ी पूछे जाएंगे, जो पूछे जाएंगे मैं बता रहा हूँ अभी। तो यहाँ सिंपल सा समझ जाइए कि पूर्व परंपरागत का मतलब हुआ कि परंपराओं से पहले का स्तर, यानी बच्चे समाज के नियम कानून नहीं जानते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या कहता है कि यहाँ पर बच्चे को परंपरा होता है, पता होता है, परंपराओं के अनुसार चलते हैं वो, है ना। जो समाज कहता है, समाज के अच्छे बुरे की, यानी बच्चे क्या करेंगे ना, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, है ना। मम्मी पापा को हम अच्छे बेटे कहलाएंगे, अच्छा बेटा कहलाएंगे। मतलब क्या है ना कि यहाँ पर परंपराओं के अनुसार चलते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल, परंपरागत, परंपराओं के अनुसार जो मान्यता है। तो बच्चों को अच्छे बुरे की समझ आने लगती है और समाज की समझ होती है उसे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जो आगे का जो लेटर चाइल्डहुड, ये एडोलेसेंस, ये तो तूफान वाला उम्र है भाई। किसने कहा था प्रेशर एंड स्टॉर्म, क्या कहते हैं उसको, तूफान और तनाव वाला उम्र किसने कहा था इसे, स्टैनली हॉल। किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने। तनाव और तूफान का उम्र किसने कहा एडोलेसेंस को, स्टैनली हॉल ने, याद रहेगा। चलिए बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड। ये परंपराओं के बाद का स्तर माना जाता है, यानी ये बच्चे समाज के रीति रिवाज से बाहर सोचने लगते हैं। एक्चुअल नहीं है कि उन लोग परंपराओं के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन उससे भी बाहर सोचने की क्षमता उनके पास आ जाती है। तो ये होता है कितना से 10 से 14 साल तक, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है, इसके स्टेजेस को 2 स्टेजेस, सब स्टेजेस में बांटा गया है, और उन सभी चीज को बात करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, मॉरल डेवलपमेंट के 3 जो उन्होंने लेवल बताए, उसमें से उनको 6 स्टेजेस में बांटा है। किसने, कॉलबर्ग ने। सबसे पहला जो है मेरा प्री कन्वेंशनल, जिसका बात करें लेवल 1 की बात करें, तो उसको 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली स्टेज। इसका मतलब क्या होता है ना कि बच्चे पनिशमेंट, है ना, से बचने के लिए वो आज्ञा पालन करने लगते हैं, और दूसरा क्या, वो पुरस्कार पाने के लिए अपना आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है यार। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आदान प्रदान वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि देखिए, एक क्वेश्चन भी आप देखिएगा, जब इससे पहले वाला वीडियो मैंने बताया है कि जो सीटेट ने जो अपना एग्जाम्पलर मॉडल सैंपल पेपर जो आपका दिया है, उसमें से उन्होंने एक बताया है कि एक लड़की है, वो बोलती है कि मैं टिफ़िन भूल गई हूँ, तुम अपना लंच मुझे भी दो, कल मैंने तुम्हें दिया था कि नहीं,
दिया था ना। तो यहाँ पर जैसे कि तैसा आदान प्रदान की जो अवस्था है ये इसी में आ जाता है। किस में आता है? प्री कन्वेंशनल में। और ये कॉलबर्ग ने दिया था, याद रहेगा ना। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए यहीं से पूछा गया था कि आदान प्रदान की अवस्था यानी जैसे को तैसा मैंने दिया था ना, तुम भी दो, ठीक है। तो ये स्टेजेस कहाँ आ जाता है मेरा? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिवली में आ जाता है ना। पुरस्कार और लाभ पाने की लालच में आज्ञा पालन का अवस्था करता है कि हम तुमको इसलिए दिए थे तो हमको भी मिलेगा, है ना। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं ना पीठ खुजलवाना बड़ा पसंद करते हैं। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि बच्चे पीठ खुजलवाना किस स्टेज में पसंद करते हैं? तो इंस्ट्रूमेंटल, है ना, ठीक है। तो लाभ देखते हैं, फायदा देखते हैं, बस, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो दूसरा हम लोग का, तो यहाँ पर क्या हो गया? सबसे पहला क्या है ना कि इसमें से सजा पाने के लिए, जैसे बोलिएगा कि मारेंगे ना बस, तो वो क्या करेगा? नहीं, ये गलत काम है ना। तो गलत अच्छे की समझ ले लिया कि नहीं, मारने से ना ये गलत काम है, इसको नहीं करना है। तो बच्चे ने अच्छे बुरे की समझ पनिशमेंट से बचने के लिए कर लिया, ठीक है। और दूसरा होता है पुरस्कार पाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग तीसरे, मतलब दूसरे जो लेवल है जो कन्वेंशनल, उसको दो स्टेज में बांटा गया। दूसरा लेवल को, पहला इंटरपर्सनल को है ना कॉन्कॉर्डेंट स्टेज। इसका मतलब होता है अच्छे व्यक्ति का संबंध बनाना। हम कहें ना कि कन्वेंशनल समाज के अनुसार, परंपरा के अनुसार चलेगा वो, यानी लोगों के सामने बड़ों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करेगा, गुड बॉय, है ना। और इसमें जो होता है ना समाज का केंद्र बिंदु बनना चाहता है वो कि हम ही होंगे, है ना, हम ही को सब लोग जाने। तो यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चे समाज का केंद्र बिंदु किस अवस्था में जानना चाहते हैं? तो ये कन्वेंशनल में। और वो कन्वेंशनल का कौन सा स्टेज में? इंटरपर्सनल में, ठीक है। तो ये हो गया मेरा। और यहाँ पर देखिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं कि नहीं, आप देखिएगा अगर ट्रैफिक रूल अगर आप तोड़ देते हैं तो बच्चा क्या करता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है ना। तो वो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने को कोशिश करने लगता है बच्चा यहाँ पर। चलिए, लास्ट जो हमारा तीसरा लेवल है उसको दो सब स्टेज में बांटा गया है। वो है मेरा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से, है ना, यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे गए। देखिए क्या कहा गया है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज। देखिए यहाँ पर क्या ना बच्चे ना सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था कहा जाता है इसको, यानी यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो और बेसिक राइट्स है ना उसके बारे में बात करने लगता है कि नहीं, मेरा ये अधिकार है, मैं जाऊंगा, मुझे पढ़ने का अधिकार है। तो अपने हक की बात करने लगता है बच्चा। तो यहाँ पर एडोलेसेंस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार अवस्था कहा जाता है इसमें। उसके बाद यूनिवर्सल इथिकल स्टेज। यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चा सबके लिए समान सोचता है ना। इसमें सार्वभौमिक नैतिक अवस्था आ जाता है। तो ये एडोलेसेंस में आता है, सबके लिए एक जैसा सोचने लगता है। लेकिन देखिएगा इससे पहले वाला जो कन्वेंशनल स्टेज की बात करें तो वहाँ बच्चा सिर्फ अपने आप को केंद्र बिंदु बनाना चाहता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। और अगर उससे पहले भी चला जाए तो वहाँ पर अपने फायदे के लिए यानी फायदा सोचता है। लेकिन यहाँ पर आने के बच्चा क्या करता है कि सबके बारे में एक समान सोचने लगता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ना कमियां रह गई। कॉलबर्ग में कमियां पूछी जाती है। तो उन कमियों में क्या था? सबसे पहले इन्होंने क्या किया था कि जो सिर्फ मैंने कहा था ना कि इन्होंने 72 लड़कियों को ही सिर्फ लिया अपने एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने शिकागो सिटी को ही की संस्कृति को चुना और शहरों को नहीं चुना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा खिलाफ में रहे थे लोग इनका, इनमें कमियां यही थी, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और जय हिंद।